हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स के सेगमेंट में जो एटम एंड न्यूक्लियस हम लोग का चल रहा था, उसमें सारा का सारा एटम्स और जितना भी न्यूक्लियस का पोर्शन था वो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था, है ना। कहाँ से चले थे? सर एटम से। और एटम में अलग अलग जो विचार थे, चाहे वो टॉमसन के हों, चाहे रदरफोर्ड के हों, चाहे बोर के हों और चाहे सोमरफील्ड के हों, लगातार एक सतत प्रक्रिया में इन लोगों ने अपने जो हाइपोथेसिस थे वो दिए और फिर एटम को डिफाइन किया। ये हमने डिस्कस कर लिया था। जो तीन पोस्टुलेट्स थे उन्हीं से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, जिसको हम लोग बोल रहे थे बोहर के पोस्टुलेट, है ना। और उसी में सर एंगुलर मोमेंटम आया था, उसी में काइनेटिक एनर्जी आई थी, उसी में डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी आई थी। फिर बढ़ते बढ़ते हमने स्पेक्ट्रम देखे थे, चाहे वो आपके अवशोषण हो और चाहे वो आपके उत्सर्जन हो। फिर हमने देखा था कि बोहर जो हैं उन्होंने जो स्पेक्ट्रम लिया है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे ही, बिल्कुल जैसे आप समझो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और हीलियम में अगर प्लस ले लूँ तो भी इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और लिथियम प्लस प्लस ले लूँ तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो उनके लिए इन्होंने जब स्पेक्ट्रम दर्शाया तो वो स्पेक्ट्रम बिल्कुल सही आया। लेकिन जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर में आगे बढ़े तो उनको डिफाइन करने के लिए जो बोहर थे उनकी हाइपोथेसिस सही नहीं हो पाई। तो फिर फर्दर आगे इंक्रीमेंट हुआ, चीज़ें आगे बढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि ये जो न्यूक्लियस एक्चुअली में है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। और न्यूक्लियस में जब आगे बढ़े तो उसमें रेडियस आई, उसमें वॉल्यूम आया, और कैसे न्यूक्लियस बना, कैसे न्यूक्लियस को बांधने वाली एनर्जी आई, कैसे बाइंडिंग एनर्जी आई, कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आई। मतलब लगातार हम लोग प्रोसेस में आगे बढ़े और लगभग लगभग सारा का सारा एटम और न्यूक्लियाई हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, देखो, चाहे आपका इंजीनियरिंग हो और चाहे मेडिकल हो, बात करो अगर मेंस की, है ना, जैसे नीट की बात करो तो वहाँ तो टाइम स्पेसिफिक है, फॉर्मेट भी चेंज है, तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो थोड़ा लगेगा है, ऑटोमेटिकली बात है वो। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम बाउंड मैनर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके लिए आपकी स्पीड अल्टीमेट होनी चाहिए। सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। वहाँ पे टाइम कम में आपको अप्लाइड करने के बाद आंसर को क्विक निकालना है। ठीक, तो लगभग इस क्वेश्चन में चाहे वो आपका एटम का हो 50 क्वेश्चन और न्यूक्लियस का हो लगभग 50 क्वेश्चन अच्छे आप अगर लगा लोगे तो इस टॉपिक में आपकी परफेक्शन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, अब जो लास्ट टर्म था या लास्ट लास्ट था तो उसमें हमने आपको बताया था कि कोलिजन वाली चीज है। अब वो कोलिजन वाली चीज चाहे फोटो इलेक्ट्रिक में हो, चाहे लैम्डा के रिस्पेक्ट में यहां पर न्यूक्लियस में आ जाए, वहां पर आपको तीन चीजें देखनी है। पहला इलास्टिक, दूसरा इनलास्टिक और तीसरा सेमी इलास्टिक। ठीक, तो ये क्वेश्चंस हम लोग के छूटे हुए थे डुअल नेचर वाले में, है ना। मैंने आपको कहा था न्यूक्लियस जब हम पढ़ा देंगे वहां पर हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, तो देखो उसी के आधार पर ये क्वेश्चंस था। इसी जैसा एक और क्वेश्चन था और कुछ लैम्डा से रिलेटेड, लैम्डा यानी डी ब्रोगली वाली जो चीज थी उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको देख लेते हैं और फिर जो न्यूक्लियर में हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक बचा है उस छोटे से टॉपिक को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इनॉर्मस एनर्जी, जो बहुत प्रचंड एनर्जी सन के पास है, जो कि हमेशा हम लोग को मिलती है, चाहे वो ठंडी चाहे गर्मी चाहे बरसात। छायत अगर होता तब तो धीमे धीमे वो खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। इसका मतलब अलग अलग परिकल्पनाएं फिर से साइंटिस्ट ने दी होंगी और उन्हीं को हमको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे पहली है तो पहली को बोलते हैं हम कार्बन हाइड्रोजन साइकिल और दूसरी को हम क्या बोलते हैं
प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, तो देखो पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक, और ध्यान से पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक, देखो हम डिफाइन कर ही देते हैं आपको कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ए, कोई एक पार्टिकल है जिसका मास एम ए बराबर m/2 दिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है मूविंग, आगे बढ़ता है एलोंग द एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल ए की v नॉट है। अब कोलाइड करता है भाई, टकराता है इलास्टिकली। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, और E जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो इक्वल कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, देखो कोलाइड इलास्टिकली विद एनदर पार्टिकल B। ठीक है, एट रेस्ट, जो पार्टिकल B है ना वो एट रेस्ट में है, और उसका मास कितना है, mb बराबर m/3। ठीक, अच्छा, अब इफ बोथ पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करते हैं। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन द चेंज डेल्टा लैम्डा इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए। मतलब शुरू में पार्टिकल के देखो मास भी था, शुरू में वेलोसिटी भी थी, और कोई भी पार्टिकल यदि मूव करता है तो उससे एक वेव एसोसिएटेड होती है, दैट वेव इज नोन एज डी ब्रॉगली वेव, है ना। और जहां वेव है वहां वेवलेंथ होगी। तो वो कह रहे हैं जो वेवलेंथ है ना चेंज, शुरू में जब वो चल रहा था और कोलिजन के बाद भी जब वो चल रहा है, तो जो डेल्टा लैम्डा मुझे बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल ए का, किसके टर्म में, शुरुआत की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा नॉट के टर्म में, वो कितनी होगी। बात समझ में आई। मतलब मुझे यहां ए से ही मतलब है, ए चल रहा था, बी रुका था, ए ने बी से कोलाइड किया, दोनों एक्स दिशा में ही आगे बढ़ गए। ठीक है, तो मुझे केवल ए की ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो चेंज हुई है उसको पता लगाना है इनिशियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बताओ कोलिजन में आपने 3 चीजें पढ़ी हैं। चूंकि यहां पर इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन के लिए आप खुद ही मुझे बताओ, कोई भी इलास्टिक कोलिजन आ रहा था तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। एग्री। और अगर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, पहला। ठीक है, अच्छा, अननोन हमको पता लगाना है ना, तो दूसरा हम एक और चीज यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये निकल के आता था -v2 -v1, और ये u2 -u1। ठीक, अब जितने भी हमको नोन अननोन दिए होंगे उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन इनके थ्रू आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं इसको। ठीक है, देखो अब मैं इससे देखो शुरू करता हूं। देखो सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें। चलो भाई, अगर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन मैंने लगाया, इसने भी होली खेल ली क्या, मिट जा भाई। लो लगाओ, देखो ये मास कितना है E का, m/2। ठीक है, और दूसरा है मास mb, B का, इसका मास है m/3। ठीक है, शुरुआत में ये रेस्ट में है, शुरुआत में ये क्या है, रेस्ट में। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, सीधा मैं लगा दूं ए के लिए m/2 और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, प्लस ये तो रेस्ट में था m/3 और रेस्ट में 0। अच्छा, अब देखो दोनों ही x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या ले लूं, m/2, और बताओ पहले के लिए v1 और m/3 और दूसरे के लिए
v2। मान लिया कोलिजन के बाद वेलोसिटी फर्स्ट की v1 है और सेकंड की v2 है, चलो ये ले लिया। अच्छा, क्या मैं यहां से सारे m से m को हटा दूं? तो मुझे बताओ, ये v0/2 हुआ, ये v1/2 हुआ और ये v2/3 हुआ। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेता हूं। अब देखो, मुझे चेंज चाहिए ना। पहले वेलोसिटी देखो v0 है और बाद की वेलोसिटी कितनी हो जाती है v1। तो देखो, क्या मैं E का फॉर्मूला फिर लगा दूं? तो बताओ, E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन माइनस माइनस तो है, देखो v2 माइनस v1। ठीक है, मान लो ये था v2, ये था v1, ये सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी, ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, और नीचे यदि लिखो u2 माइनस u1, तो u2 माइनस u1। और बताओ, जो दूसरा था वो तो रेस्ट में है, तो यहां मैं 0 लिख दूं। और पहले की वेलोसिटी v0 है, देखो कितनी है, v0 है, तो मैं यहां u1 बराबर v0 लिख के माइनस का माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस आएगा। अच्छा, तो देखो v2 माइनस v1 अपॉन v0 बराबर, इलास्टिकली कोलिजन में होता क्या है? देखो, इलास्टिकली पूर्ण प्रत्यास्थ में होता क्या है? E बराबर 1। तो यहां से मुझे कुछ मिला और वो मिला v2 माइनस v1 बराबर v0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, वो एक ही चाहिए है। तो बताओ, मुझे v का कोई काम है? b का कोई भी काम है? नहीं। तो देखो, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इसमें आप b की जो वेलोसिटी है उसको हटा दो। ठीक है, कैसे हटाओगे? सर एक काम करो, देखो यहां v2 था, यहां v2/3 था, तो एक काम कर लो, इधर 3 से गुणा, इधर 3 से गुणा और इधर भी 3 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसको आप हटा दो। अच्छा, अब मुझे बताओ v2, और ये देखो डेढ़ बचाना, डेढ़ बचाना, तो मैं सीधा यहां लिख दूं v2 प्लस के 1.5 और v1 बराबर, देखो यहां डेढ़ v2 लिख दूं, डेढ़ v0 लिख दूं, 1.5 v0 लिख दूं, ये भी एक्चुअल में 1 ही है इक्वेशन। ठीक। अच्छा, अब v2 को मुझे हटाना है, तो हटा दो, एक काम कर लो, देखो यहां माइनस, यहां माइनस और यहां माइनस, ये तो हट गया। 1.5 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 2.5, विद साइन लिया है v1 बराबर 1.5 में से 1 गया तो 0.5 विद साइन आ गया v0। एग्री? 0.5 v0 आ गया। ठीक, तो मुझे बताओ, क्या मैं माइनस से पहले माइनस को हटा दूं और v1 कितना ले आऊं? 0.5 v0 ओवर में 2.5, इससे इसको हटाओ, 5 एकम 5, 5 5 25। ठीक है, तो देख के बताओ, पहले ए की वेलोसिटी कितनी है? v0। बाद में ए की वेलोसिटी कितनी हो गई? v0/5 हुई। तो बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहती क्या है? जो कहती है मैं उसी को लिख रहा हूं अब आगे। ठीक है, देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहती है लैम्डा नॉट बराबर h अपॉन p। अच्छा, h अपॉन m, और ये कितना है? v। अब देख के बताओ, पहले मास कितना है? m/2, वेलोसिटी कितनी है? v0। मैं लिख दूं m/2 वेलोसिटी v0, ये 2 ऊपर पहुंचा दूं तो 2h अपॉन में mv0। एग्री? बाद में, तो बाद के लिए वो क्या कह रहे हैं? बाद में मान लो लैम्डा फाइनल है ना, लैम्डा फाइनल, चलो, तो ये लैम्डा फाइनल बराबर, देखो h तो मैं ऐसे ही लिख दूं, मास तो चेंज नहीं हो रहा, और v फाइनल, अगर मैं v फाइनल देखूं तो कितना आ रहा है? v0 अपॉन 5। कितना आ रहा? v0 अपॉन 5। ये h, ये m, ये 2 ऊपर चला गया और v0 अपॉन 5, तो देखो ये 10h अपॉन mv0 आया। एग्री हो गए नहीं? अच्छा, अब देखो, ये है इनिशियल और ये है फाइनल,
तो बताओ डेल्टा लैम्डा, लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल करूं तो बताओ 10h अपॉन में एम वी नॉट माइनस 2h अपॉन में एम वी नॉट करूं, ठीक है। तो बताओ 10 में से 2 गया, 8h अपॉन में एम वी नॉट। अब वो किसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है, तो पुराने वाले के रिस्पेक्ट में, पुराने वाले के रिस्पेक्ट में है ना, मतलब लैम्डा नॉट। तो कुछ नहीं, इसको डिजाइन कर लो पुराने वाले, पुराना वाला कितना है 2h अपॉन एम वी नॉट। मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं 4 और इधर लिख दूं 2h और ये एम वी नॉट। तो देखो ये हुआ 4 और ये क्या है लैम्डा और क्या है इनिशियल जिसको बोलते हैं लैम्डा नॉट। बात समझ में आई। तो जो डेल्टा लैम्डा है, जो चेंज इन वेवलेंथ है किसके लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ए के लिए, वो कितनी आ जाएगी 4 लैम्डा नॉट, ठीक है। चलो तो देखो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, डेल्टा लैम्डा बराबर 4 लैम्डा नॉट, ठीक। अच्छा, अब जब आपने इतना सीख लिया, अब देखो वो किसी भी टाइप से फंक्शन या कह लो कि लैंग्वेज चेंज करके आपके क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे वो कह दे मास कितना है, शुरू वाले का पॉइंट ए का जो मास है वो कह दे सर एम है, कितना है एम, और दूसरे वाले का कह दे 50% ज्यादा है, तो आप कर लोगे, आप कह दोगे ए का मास हम एम ले ले, ए का मास हम कितना ले लें एम, और सर बी का, तो सर एम, ठीक है 50% ज्यादा, इसका 50% ज्यादा m/2 ही तो होगा, तो यहां कितना लिख देंगे 3m/2, ठीक। या वो कह दे 50% कम है, कुछ नहीं सर ये बी का जो मास है ना वो ए का 50% कम, ठीक है। केवल तुलना करनी है, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ निकाल लेनी है, और ए का अगर दिया हो तो ए का चेंज और अगर बी का दिया हो तो बी का चेंज। आई होप क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हल्के अगर मेडिकल में बनेंगे क्वेश्चन तो डाटा साफ सुथरा दिया होगा, और चूंकि ये है आपका मेडिकल इंजीनियरिंग का तो इसमें कैलकुलेशन मांगी है, ठीक है। बस आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए, ई निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। और मान लो अगर अननोन ज्यादा होते तब हम काइनेटिक एनर्जी का भी मोमेंट कंजर्वेशन कर देते और आंसर निकाल लेते, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो इसी के बिल्कुल जैसे, इसी में एक और क्वेश्चन था बिल्कुल इसी के जैसे, ठीक है, ये 2017 में आया था, ठीक है, 2017 में आया था, ठीक। इसको आप करो, बिल्कुल आपका आना चाहिए, अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा तो, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल वही सेम चीज है, वहां केवल चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी थी, फाइनल और इनिशियल की जो डिफरेंस है वो, और यहां पे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो देखो किसकी पूछी है, हेड ऑन इलास्टिक है, डी ब्रोगली लैम्डा ए और लैम्डा बी दोनों की बतानी है इस बार, ठीक। सबसे पहले आप ये समझ लो कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर था ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला जो हम लोगों ने यूनिट पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की थी, तो रिजल्ट निकल के आ रहा था कि एक लाइन का एक क्वेश्चन रहता है आइंस्टीन का, और वो कहता है कि फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन में खपेगी और साथ में अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगी। इसी से हमने ग्राफ देखे थे, इसी से हमने वी नॉट निकाला था, इसी से हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, और यहीं से वेलोसिटी भी निकाल रहे थे। इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो अगर यहीं से मैं ये लिखता था ½ mv², है ना, यहीं से अगर लिखता था तो एच न्यू, याद आ रहा,
आता था ना एच न्यू नॉट प्लस के ई के, कुछ डिफरेंट रूप में ये आता था क्या, ई वी नॉट, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे, ऐसे आता था ना। और मान लो काइनेटिक एनर्जी है तो यही हाफ एम वी स्क्वायर होती थी, ये एच न्यू नॉट होती थी, ये एच न्यू। तो देखो सब कुछ यहीं से मैनिपुलेट करके हम निकालते थे, करते थे ना। बिल्कुल देखो यहां पर भी वही जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको देखना है कि भैया इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, उसके बाद कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को रिकॉल कर लें और उसके बाद हम आराम से आंसर निकाल लें। ठीक है, देखो एक पार्टिकल है, ठीक है, मास है m, इनिशियली वेलोसिटी v से कोलाइड करता है पार्टिकल b से, b का मास है m/2 जो कि है रेस्ट में। ठीक है, अब द कोलिजन इज हेड ऑन, ठीक है भैया, हेड ऑन कोलिजन है, एंड इलास्टिक, बिल्कुल मतलब किसी एंगल वेंगल पर नहीं है, ठीक है, सीधी हेड ऑन है ना, हमने 3 पढ़े थे ना, उसमें सीधी ये क्या है, हेड ऑन। ठीक है, द रेशियो ऑफ the ratio of de Broglie wavelength lambda a to lambda b after the collision is, ठीक है, मतलब बाद में जब कोलिजन होता है तो लैम्डा ए से वेवलेंथ होगी ए की और लैम्डा बी वेवलेंथ होगी बी की, तो उन्हीं का हमको क्या निकालना है, रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो। ठीक है, तो देखो इसको हम ट्राई करें, ठीक है, कैसे करें देखो जरा, देखो फटाफट। देखो पहले तो बना लो, देखो ये है ए और देखो ये है बी, इसका मास कितना है m, बी का मास कितना है m/2। ठीक है भाई, ये रेस्ट में है इनिशियली, ठीक है रहने दो। ये किस वेलोसिटी से चल रहा था, तो भैया ये v वेलोसिटी से चल रहा था, लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन, m इनिशियल m फाइनल, सॉरी p इनिशियल सिस्टम का और p फाइनल सिस्टम का। बताओ पहले वाले का मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v, सेकंड वाले का मास है m/2, वेलोसिटी कितनी है 0, दैट इज इक्वल टू pf। ठीक है, क्या है pf, अब बताओ अगर pf है तो मैं कुछ ऐसे ले लूं, मास इलेक्ट्रॉन का m, वेलोसिटी v1, अब बताओ m/2 और वेलोसिटी कितनी ले लूं v2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, क्या एम 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 और एम हटा दूं तो बताओ v बराबर v1 प्लस 0.5 v2 लिख दूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अच्छा, अब मुझे बताओ हम रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगा दूं, E बराबर v2 v1 u2 u1 इंक्लूडिंग माइनस साइन। तो देखो सेकेंड वाले का v2 है, फर्स्ट वाले का v1 है। अब देखो ध्यान से, u2 रेस्ट में है 0, u1 इनिशियल वेलोसिटी v है, माइनस यहां और माइनस यहां, तो टोटल मिला के क्या एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद v आएगा। और देखो कोलिजन क्या है, ठीक है, इलास्टिक, क्या है इलास्टिक, तो E की वैल्यू में कितनी रख दूं 1, तो 1 बराबर v2 माइनस v1 अपॉन v आया। यहां से अगर मैंने निकाला v2 माइनस v1, एक ही आया। और देखो एक ही इक्वेशन आ गई ना, एक है ये इक्वेशन, अरे यार एक ये है और एक ये है, ठीक, दोनों को यदि मैं लिखता हूं तो देखो v बराबर v1 प्लस 0.5 v2 और v बराबर v2 और माइनस के v1, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब काट कूट दो यार या जोड़ दो, तो 2v बराबर कितना आ जाएगा 1.5 v2,
यही तो आएगा। तो मुझे बताओ V2 बराबर कितना हो जाएगा। V2 बराबर आपका होगी V2 बराबर 2V अपॉन 1.5। ठीक, या रेशियो ले लो ना, इसको सॉल्व मत करो, रेशियो ले लो। चलो हम रेशियो लेके एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो इधर भी V है और देखो इधर भी V है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के बराबर अगर करता हूं तो V1 प्लस 0.5 V2 दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V1 को अगर इधर लाओ तो 2V1 बराबर 1.5 V2, इतना आएगा। तो मुझे बताओ V1 देखो V1 और V2 कितना आएगा 1.5 अपॉन में 2, इसको हटाओ 3 और ये कितना आ जाएगा 4। मतलब समझ रहे हो इसका, कोलिजन के बाद अगर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 3 है तो दूसरे की कितनी होगी 4, ये कह रहा है वो। ठीक है, तो बताओ बाद के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकाल लूं, कुछ नहीं, यहां तक आप पहुंच गए। ठीक है, V1 V2 कितना था 3/4, 3/4 कितना था 3/4। तो बताओ लैम्डा ए और लैम्डा बी क्या होता, लैम्डा H अपॉन P होता ना, P1 और H अपॉन P2, इससे तो कोई मतलब नहीं। अच्छा P को क्या मैं M1 V1 दूसरे को M2 V2 लिख दूं और M2 V2 और M1 V1। अब देख के बताओ, देखो V2 अपॉन V1 4/3 लिख दूं और मास पहले का है M, दूसरे का है M/2। ठीक, तो देखो दूसरे का तो देखो भैया M/2 लिख दिया, पहले का देखो M है, और V1 ओवर V2 3/4 है, तो V2 अपॉन V1 4/3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, M से M काट दो, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है, ऑप्शन मिलाओ कोई है 2:3। ठीक है, जरा क्रॉस चेक करना, इसका आंसर ये आ रहा। ठीक है, एक मिनट हम क्रॉस चेक कर लें पहले। देखो ये बताओ मुझे, कहीं छोटी मोटी वो ये होगी, आप मिस्टेक होगी। देखो V1 इधर आया 2V1, ये उधर जाएगा। अब देखो यही तो गलती हो गई। देखो ये जब जाएगा तो ये प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का होगा ना, तो यहां कितना आएगा 0.5 V2। समझ में आई बात। तो देखो अगर हम V1 और V2 देखें तो 0.5 और ये 2, इससे इसको हटाओगे तो ये आएगा 1:4। समझे, 1:4। अब यहां अप्लाई करो, यहां अप्लाई करो, देखो 1:4, तो V2 अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा 4:1। और M2 देखो कितना है, M2 कितना है M/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा M/2, और ये कितना है M। देखो इससे इसको काट दोगे, 2 दूनी 4। अब बताओ लैम्डा ए और लैम्डा बी कितना आ जाएगा 2। समझ में आई बात, इसलिए जो आंसर है वो क्या आएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी दैट इज इक्वल टू कितना होगा 2। ठीक है, थोड़ी सी सिली क्वेश्चन मिस्टेक हो गई। ठीक, आपको ध्यान ये देना है मिस्टेक आप ना करें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप करना जानते हैं इसका मतलब फंडामेंटल आपका भरपूर मजबूत है। ठीक, देखो ये भी लैम्डा पर ही बेस है, और यहां पर बिल्कुल हाइड्रोजन जैसे ही हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे,
और फिर वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, एनर्जी देंगे। हायर पर 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकने के बाद वापस आएगा, फिर से रेडिएशन निकालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, और उस स्पेक्ट्रम में अलग अलग श्रेणियां बनेगी जिनको हम बोलेंगे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। उसी पर देखो ये क्वेश्चन आधारित है जो कह रहा है, पहले ध्यान से आप पढ़ लो। इसी टाइप का दिख तो रहा ना, धब्बा धब्बा लग रहा ना, चलो दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम कर दूं, ठीक है। देखो देखो, हाइड्रोजन आप कहोगे 1H1, ड्यूटीरियम आप कहोगे 1H2, एकल आयनित हीलियम 2He4 प्लस तथा द्विआयनित लिथियम 3 लिथियम 6, और द्विआयनित मतलब डबल पॉजिटिव, सभी के नाभिक के चारों ओर न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल है सर, यहां पर अच्छा न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। 1H2 में भी देखो एटॉमिक नंबर इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में प्लस एक निकाल दिया तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम में 2 निकाल दिए तो एक इलेक्ट्रॉन है, और वो नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही। इस इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 से, मतलब देखो ये है ऑर्बिट 1 2 ऐसे, वो कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण पर विचार करो। मतलब यहां n बराबर 2 से ट्रांजिशन होके n बराबर 1 पर ये इलेक्ट्रॉन आता होगा, आएगा तो भैया रेडिएशन छोड़ेगा, ठीक। अब वो रेडिएशन अगर छोड़ेगा तो EM वेव है, उसके लिए वो लैम्डा आपसे कुछ कह रहे हैं। यदि उत्सर्जित विकिरण के तरंग दैर्ध्य क्रमशः λ1, λ2, λ3 और λ4 हो तो निम्न में से कौन सा लगभग सही है, अप्रोक्सीमेटली कौन सा यहां पर दिए गए ऑप्शंस में से सही है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, हमने आपको एक यूनिक फॉर्मूला बताया था एनर्जी का, वो क्या आता था 13.6 Z²/n², जो nth ऑर्बिट की एनर्जी होती थी। अच्छा, अब ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट से कहां हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। जब सेकंड से फर्स्ट में होगा तो आप मुझे बताओ, हम डेल्टा का फॉर्मूला यूज कर लें। देखो ये होता था ना E, ये क्या आता था 13.6 Z²n² आता था ना, और इसी को मैं RCH ही तो लिखता था, और इसको HC/λ लिखता था। HC से HC को यदि काट देता था, ठीक है, तो मुझे बताओ ये क्या मिलता था 1/λ, ये क्या मिलता था RZ²n²। और यहीं से जो फॉर्मूला बनाते थे, अगर ट्रांजिशन हो रहा हो 2 से 3, सॉरी 3 से 2, 5 से 1, तो जो फॉर्मूला बनता था वो आता था R, याद आ रहा, ठीक। बस इसी फॉर्मूले का आप यूज कर लो, अलग अलग इलेक्ट्रॉन को आप सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करा लो, कूदा दो, ठीक। कूदेगा तो नहीं, कूदेगा ही, ठीक। चलो तो बताओ हम Z कब कब लेंगे, जब हम हीलियम लेंगे, क्योंकि सर यहां ड्यूटीरियम और प्रोटियम, सॉरी प्रोटियम और ड्यूटीरियम के लिए तो Z1 है, ये चल जाएगा, लेकिन और के लिए यहां पर Z रखना जरूरी है, चाहे वो हीलियम हो और चाहे वो लिथियम हो, ठीक है। चलो तो इसी का हम यूज कर ले। चलो तो आप मुझे देख के बताओ, शुरू के दो प्रोटियम और ड्यूटीरियम 1H1 और 1H2 के लिए मैं क्या लैम्डा निकालना जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं, तो आप कहोगे λ1, ठीक है। कितना लिख दूं मैं, सर R होता है N1, सेकेंड से कहां आ रहा, फर्स्ट पे, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये लिख दूं, तो ये लिख दूं R, इधर 4, एग्री, और 4 में से 1 माइनस कर दूं तो 3R/4,
ये क्या निकला, लैम्डा 1। अच्छा देख के बताओ, यही लैम्डा 2 नहीं निकलेगा, सॉरी 1/λ1। क्योंकि देखो z तो दोनों में सेम है ना, इसमें और इसमें, तो दोनों के लिए 3r/4। तो जो लैम्डा 1 है वही लैम्डा 2 है, और वो कितना है, 4/3r। समझ में आई बात। अब स्विच करो आगे किस पर, लिथियम पर। तो लिथियम के लिए अगर मैं लैम्डा 3 निकालता हूं, सॉरी इसके लिए हीलियम के लिए, तो देखो क्या आएगा, 1/λ बराबर r। साथ में जेड स्क्वायर होता था ना, जेड स्क्वायर ये हुआ, आर ये हुआ। बच्चे बताओ 1/1, और ये 2 का स्क्वायर 4 लिख दूं, इसको कुछ मैं फ्रेम कर दूं तो 4 में से 3/4, और आर, और साथ में क्या है, जेड स्क्वायर, है ना। अच्छा लैम्डा 3 को मैं ले जाऊं, यही लिख दूं, देखो देखो लैम्डा 3 को लिखना चाहूं तो 4/3r लिख के जेड स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मुझे बताओ 4/3r को मैं लैम्डा लिख दूं, तो लैम्डा 1, और इधर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर। क्या मैं इसको लैम्डा 1 और जेड हीलियम के लिए 2 है, उसका स्क्वायर का 4 लिख दूं, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ के लिए आ जाओ, फोर्थ कौन है, लिथियम आयन। फिर लगाओ लैम्डा 4। सर क्या होता है, आप कहोगे आर तो ठीक है, और जेड स्क्वायर, लिथियम के लिए मैं जेड कितना रख दूं, 3, 3 का स्क्वायर 9 ले लूं, और फिर वही 1 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर से ये 3/4 और ये 9r आया, तो यहां से लैम्डा 4 4/3 और ये 9r आया, सही है ना। अच्छा 4/3r, देखो ये है 4 और ये है 3r, इसको क्या मैं लैम्डा 1 लिख दूं, तो बताओ लैम्डा 4 बराबर लैम्डा 1 अपॉन क्या आ गया, 9, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और लैम्डा 4 मिल गया। देखो अब तुम देखो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है। देखो भैया ये तो ठीक है, और अगर हमने लैम्डा 3 निकाला था, वो लैम्डा 1/4 आ रहा था, लैम्डा 3 बराबर लैम्डा 1/4 आ रहा था, तो लैम्डा 3 तो कम है ना, मतलब ये ऑप्शन तो गड़बड़ है। लेकिन अगर यहां से देखो तो लैम्डा 1 बराबर 4 लैम्डा 3 आएगा, आएगा ना, ऑप्शन में कहीं ऐसा दे रहा है। देखो पहले साफ सुथरा लिख लो, है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 ऐसे लिख लो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, ठीक है। कितना है, 4/3r, ठीक है। और ये कितना है, 4/3r, ऐसे लिख लो लैम्डा 1/4, 4/3r 4/3r 4/3r, और ये जो लैम्डा 3 है वो बेसिकली है लैम्डा 1/4, लैम्डा 1/4, और ये है लैम्डा 1/9, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, ठीक है। मैं इसको लैम्डा लिख दूं, इसको लैम्डा ले लूं, इसको लैम्डा/4 करके और इसको लैम्डा/9 कर दूं, और एक काम करो ना, एक काम करो, 9 और 4 का एलसीएम लेके पूरे में गुणा कर लो आप, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 36, ठीक है, लैम्डा, इधर कितना हो जाएगा 36 लैम्डा, इधर 9 लैम्डा, और इधर 4×9 = 36 ना, और इधर 4 लैम्डा, ठीक। अब देखो इससे इससे इसको हटाओ, देख के बताओ, तुम ध्यान से देख के बताओ,
ये क्या है, इसका 4 टाइम्स है ना। अब ऑप्शन पे जाओ, 4 टाइम्स है ना, देखो 4 टाइम्स है लेमडा 4 का, ठीक है। और फिर पीछे आओ, 1 मिनट, और देखो ये जो है, ये इसका कितना है, 4 टाइम्स, कितना है, 4 टाइम्स, कहीं आ रहा, देखो ये तो चलो मिल गया, ठीक। अब बस कोरिलेट कर लो इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है, कौन सा सही होगा। मैं चेक करके बता देता हूँ कौन सा सही है इसमें। हम्म, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 27 का ये आ रहा, लेमडा 1 लेमडा 2 4 लेमडा 3 और 9 लेमडा 4। उससे से भी देखो सही होगा, क्योंकि देखो ये तो मिल नहीं रहा है, इसके थ्रू तो मिल रहा, लेकिन ये इससे कंपैरिजन नहीं आ रहा, ठीक। यहां देख लो, देखो ये जो है ना, इसका 4 टाइम्स नहीं है, लेमडा 1 लेमडा 2 तो ठीक है, ये 4 है लेमडा का, और ये कितना है, 9 किसका, लेमडा का, ठीक है। वही ऑप्शन है, यही तो है, देखो ऑप्शन। बात समझ में आ रही ना, ठीक है, ठीक है, ये 9 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स, ठीक है, हो गया, देखो कंपैरिजन वाला था, ठीक है। अब देखो ये भी नैनो एनोमीटर वाले में दिया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। या इसी के जैसा एक और आप ऑप्शन ले लो, ये ईएम वेव से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, कौन सा था, देखो ये क्वेश्चन था, देखो, और इसमें डेटा भरना था, ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन था, ठीक है, और जेई का था, ठीक। और इनमें आपको एग्जैक्ट डाटा भरना था, अप्रोक्सीमेट भी भर सकते थे, है ना। तो है कुछ नहीं, वही ऑब्जर्व करना है आपको, लाइमन और बामर, हाँ, कैसे हम वैल्यू पुट करें, किस टाइप से एक सीरीज से दूसरी सीरीज में स्विच करें, ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो, करने की कोशिश करो, आंसर में इसका आपको लिख ही देता हूं एग्जैक्ट, कि जो आ रहा है, ठीक है, जो इसका आंसर आ रहा है वो मैं आपको लिख ही देता हूं। हम्म, स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। हम्म हम्म, क्या है क्वेश्चन, इन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब वो क्वेश्चन गायब हो गया, ठीक है, ये है 6, इसका आंसर आ रहा है आपका लगभग 10,553, ठीक है, इसका आ रहा है 10,553। आप 10,000 के अराउंड में भी निकाल दो तो भी मान लेंगे कि हाँ आपका ये क्वेश्चन सही है, ठीक है।
कुछ नहीं है, केवल वैल्यू पुटिंग है, शुद्ध वैल्यू पुटिंग। ठीक, देखो वो कह रहा है, देखो जो कह रहा है पहले पढ़ लो। लाइन स्पेक्ट्रा है किसका, हाइड्रोजन एटम का। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज इज 304 एंगस्ट्रॉम। मैंने आपको बताया था वेवलेंथ अगर हमको मैक्सिमम लेनी है तो जो भी सीरीज है उससे जस्ट अप ऊपर वाली में कूदाने के बाद कहाँ ले आओ, नीचे, तो हाई मिलेगी। और अगर हाई मिलेगी, और लो के लिए जिस ऑर्बिट में है, लाइमन में 1, बामर में 2, पास्चन 3, ब्रैकेट 4 और फुंड 5, तो जिसमें वो है उन इनिशियली उसको कहाँ पहुंचा दो, लास्ट वाली क्लास पर, लास्ट वाली कक्षा में। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, डिफरेंस मुझे दिया है ना लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट, किसके लिए, लाइमन। तो तुम मुझे बताओ, पहली बात तो सर हाइड्रोजन एटम है, हम सीधा 1/λ, और यहां अगर मैक्सिमम लिखते हैं तो वो क्या देगा, आर 1 लाइमन में तो 1 का स्क्वायर। और देखो मैक्सिमम के लिए जस्ट ऊपर, यानी कि जस्ट ऊपर वाली कक्षा 2 का स्क्वायर, एग्री। तो यहां से आर ये हुआ 1 - 1/4, ये कितना हो गया 3r/4, एग्री। और देखो अगर मैं मिनिमम की बात कर लूं तो देखो आर, देखो आना तो अल्टीमेटली 1 में ही है, लेकिन आना कहां से है, तो इनफाइनाइट से, यही देगा मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इसको मैं 0 लिख दूं। अब मुझे बताओ 1/λ मिनिमम कितना मिला, आप कहोगे आर, मिला ना, सही है। तो मुझे बताओ अगर मैं लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन ले लूं और उसका जो डिफरेंस है वो कितना रख दूं, 304, तो यहां से देख के बताना लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम ये कितना हो जाएगा, 4/3r, और ये कितना हो जाएगा 1/r। इस 3r को मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ 4 - के 3, ठीक है ना, 3 और r का एलसीएम लिया 3r, यहाँ कितना गया 4, यहाँ कितना गया 3, तो बताओ ये कितना आ जाएगा 1/3r। और 1/3r की ही वैल्यू वो कितनी दे रहे हैं, 304, 304, ठीक है ना। इसका यूज करके हम अब पहुंचेंगे करस्पॉन्डिंग किस पर, पास्चन पर। किस पर पहुंचेंगे, पास्चन पर। चलो तो यहां दूसरे पेज पर मैं पास्चन के लिए बना लूं, तुम देखो 1/λ मैक्सिमम, किसके लिए, छोटू सा लिख लो पास्चन, 1/λ मिनिमम, छोटू सा लिख लो पास्चन। मुझे बताओ लेना तो हाइड्रोजन ही है, Z की वैल्यू तो 1 ही है कि नहीं। अब बताओ पास्चन, तो बताओ लाइमन, बामर और पास्चन, तो बताओ पास्चन में अल्टीमेटली आएगा कहां, तो कहोगे भैया आहार लिख लो सर ये, और लाइमन में आता था 1 में, बामर में 2 और पास्चन में 3, ठीक है। तो यहां मैं 3 का स्क्वायर ले लूं और मैक्सिमम के लिए जस्ट ऊपर से कूदा दो, यानी ये यहां आया आर, और ये शॉर्ट में कुछ ऐसे लिख लो 9, ये 16, ये आर 144, 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है। इधर लिख लो आर, ये अल्टीमेटली वही, और अब इस बार मिनिमम चाहिए तो कहाँ इनफाइनाइट, ये 0, r/9 आया। और यहां से अगर मैं लैम्डा मैक्सिमम फॉर पास्चन और लैम्डा मिनिमम फॉर पास्चन निकालूंगा तो बताओ कितना आएगा, 144/7r माइनस 9/r, ठीक है ना। अच्छा अब एक काम कर लो, ऐसे ले लो, या देखो हमने जो फाइंड आउट किया है ना वो ये किया है ना 1/3r, और वही दे रहा है 304, तो बना लो, देखो सही है।
ठीक है। अब देखो 1 ये हुआ और 3R ये हुआ और 1 ये हुआ और 3R ये हुआ, अलग ले लो इसको। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 144 गुणे 3/7 माइनस यहां कितना आ जाएगा 9 के 27। ठीक है, अब लगभग इसको सॉल्व कर लेना, 7 से लगभग काट लो, 7 दूनी 14। ठीक है, ठीक है ना, 20 पॉइंट समथिंग के लगभग जाएगा ना। और फिर इसको कोलेट कर लेना और इनको निकाल के और 1/3R की वैल्यू कितनी भर देना 304। ठीक है, गुणा ये, तो आपका जो आंसर है वो निकल आएगा। ठीक है, आंसर निकल आएगा कितना ये। ठीक, पुट करके देखना, आगे शुद्ध कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, देखो ये भी बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन है। ठीक, जेई में पूछा था, केवल टाइम किलिंग करना चाह रहा था वो, आपका टाइम खप जाए पूरा का पूरा इसी दिए गए क्वेश्चन में। ठीक है, λ1 दे रहा है, v दे रहा है, λ2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 टाइम्स है पहले वाले का, तो वो कह रहा है अगर λ3 हम यूज करें तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा। देखो 2 इक्वेशन है बना लेना, और तीसरी इक्वेशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी ले लेना, रो वी डैश। तो इस वी डैश की वैल्यू तुम शुरू की 2 इक्वेशन से फाइंड आउट करके तीसरी में पुट कर देना, इन्हीं में से कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, और वो जो छोटा सा टॉपिक है पहले उसको देख लो। ये हो गया, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, करने की कोशिश करना, हम आपको पहले हाइड्रोजन वाली चीज पढ़ा दें। ठीक है, देखो देखो देखो, पहली चीज आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर सर नाभिक वाली चीज है, और फिशन तो बेहतर तरीके से आपने समझाई थी कि सर हम हैवी, मान लो ये 92 यूरेनियम 235, सर बम्बार्डिंग करेंगे न्यूट्रॉन की, और वही सर बेरियम मिल जाएंगे, सर क्रिप्टॉन मिल जाएंगे, और फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी 190 MeV के अराउंड में। इनको यदि मैंने रोक लिया तब तो कंट्रोल्ड है, और नहीं रोक पाया अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड विध्वंस वाली चीज, कंट्रोल्ड वेलफेयर वाली चीज, और उस वेलफेयर में हम एनर्जी का जनरेशन करेंगे, और कांस्टेंट यदि एनर्जी मिलेगी तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। अच्छा, अब आपने नाम सुना होगा कि भैया न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सामान्य अवस्था में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन? न्यूक्लियर। लेकिन सर आपने ये भी तो बताया था कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन बम है, और हाइड्रोजन बम की यदि बात करो तो वो एक ऐसे फिनोमेना पर आधारित है जिसको बोलते ही हम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं ना। तो पहले आप समझो नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर क्या कोई आवेश होता है? नहीं। लेकिन मुझे आप बताओ, प्रोटॉन पर तो आवेश होता है, और प्रोटॉन पर यदि आवेश होता है तो अगर हम नॉर्मल लाभ से कहें नाभिक पर कौन सा आवेश होता, आप कहोगे पॉजिटिव। ठीक, अब मुझे बताओ अगर आप नाभिक को एक दूसरे के पास लाना चाहते हो तो बताओ, प्रोटॉन इधर भी प्रोटॉन, नाभिक पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्सन देगा, और हम जबरदस्ती ला रहे हैं, तो बताओ जो चीज़ अपोज कर रही है और हम उसको नज़दीक ला रहे हैं, तो बताओ हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा। और वर्क करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए हमको एक नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है,
जिसमें हम हल्के नाभिक को किस में, भारी नाभिक में कन्वर्ट करते हैं, और इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, ठीक। तो देखो, जो जनरल न्यूक्लियर फ्यूजन है उसकी जो इक्वेशन आती है वो कुछ ऐसी आती है। ठीक है, यहां से मिलता है हीलियम 2He4। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियर रिएक्शन है सर, चाहे वेट हो और चाहे क्रमांक हो सेम होना चाहिए। चार तो ऊपर मिल गया, लेकिन यहाँ नीचे चार था और मिला कितना है, दो। तो आप कह दोगे सर पॉजिट्रॉन निकाल दो, कितने, दो। तो यहाँ वन, और जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा तो भैया न्यूट्रिनो निकलेगा, और साथ में 190 MeV के इक्विवेलेंट एनर्जी निकलती है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही है कि जो टेम्परेचर है वो 10⁻7 के, जैसे सन है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा गुना है ना, तो जो सन का कोर है ना वहाँ जो टेम्परेचर है वो होता है 10⁻7 केल्विन। और जैसे जैसे हम कोर के बाहर आके सरफेस पर आते हैं ना, तो वहाँ पर जो सन का टेम्परेचर हो जाता है वो कितना हो जाता है, 960 केल्विन। समझे? और इतनी भयंकर या प्रचंड जो एनर्जी या ताप है उस पर आप कहो ये है नाभिक, और ये इस पर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दोनों जो हैं ये किस सिचुएशन में होते हैं, ना तो सॉलिड ना लिक्विड और ना ही गैस। एक फोर्थ स्टेज होती है जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मा स्टेट। इस प्लाज्मा स्टेज में रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन और नाभिक, जस्ट इक्विवेलेंट टू जो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी हैं उनसे जब उद्गार होता है तो क्या निकलता है, लावा निकलता। अब वो क्या लावा लिक्विड होता कि ठोस, नहीं होता। तो आप कहोगे वही सिचुएशन यहाँ पर होती है जिस सिचुएशन को हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं मैटर की। ठीक है, अच्छा। अब इतनी बात तो आपको समझ में आई। तो जो सन है उसकी इनॉर्मस या प्रचंड जो एनर्जी है जो हर क्षण वो हमें दे रहा है, जिससे हम लोगों का वेलफेयर हो रहा है। कैसे सर, सोलर सेल एनर्जी दे रहा, ठीक। तो उसकी एनर्जी को ही तो हम यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, शुरुआत में जब हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं आई तो किसी ने कहा भैया क्या है, आग का गोला है। उन्होंने कहा भाई एनर्जी दे रहा, और हम जो जानते थे वो केवल और केवल कोयला जानते थे। तो इन्होंने कहा जो कोयला है वही दहक रहा या दहक रहा, लेकिन जितना साइज है अगर उतना ही हम कोयला लें तो लगभग एक आध साल में वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या एनर्जी सन की खत्म हुई, नहीं। तो भैया ये गलत हो गया। फिर किसी ने कहा कि यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम उसका क्या हो रहा है, विखंडन। और आपको पता है कि जब भी नाभिकीय विखंडन वाली चीज है तो बेरियम और क्रिप्टॉन ही नहीं मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस भी मिलेंगे जो अल्फा बीटा और गामा रेज को निकाल लेंगे। और ये जो रेज हैं ये खतरनाक है ना शरीर के लिए। हमने अल्फा कण बताया था शरीर को झुलसा देती, लेकिन क्या उस एनर्जी से हम झुलसते हैं, क्या वो एनर्जी रेडिएशन हमारे लिए हानिकारक है, नहीं। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन हम मान सकते हैं, मान सकते हैं, नहीं। तो बताओ, सॉरी रेडियो एक्टिव वाला गलत बोल दिया, चलो देख लेना, ठीक। तो जो थर्ड आया वो आया क्या, कि जो इनॉर्मस एनर्जी है उसके लिए दो साइकिल रिस्पॉन्सिबल है, दो साइकिल रिस्पॉन्सिबल है। और जो पहली साइकिल है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बन साइकिल। ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं हम प्रोटॉन, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन साइकिल। ठीक है।
तो यहाँ पर इन्होंने माना कि जो सन है उस सन में 90% तो हल्के न्यूक्लियस हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है। और अगर बात करो 10% कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कितने हैं? केवल 10%। तो इन्होंने कहा कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन साइकिल में एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। अब बताओ 90% अगर हाइड्रोजन है तो वो रिएक्ट करेंगे किससे? कार्बन से। तो यहां पर इन्होंने कुछ 7 स्टेप में रिएक्शन से समझाई। वो कुछ ये थी कि देखो ये था 1H1 किससे कंबाइंड हुआ? तो ये कंबाइंड हुआ, आप ही कह रहे हो, 6C12 से। मुझे बताओ 6 और 1 कितना हुआ? 7। 7 किसका है? नाइट्रोजन। यहाँ कितना? 13। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब मुझे बताओ, मान लो ये एनर्जी निकल भी गई, लेकिन ये मुझे बताओ यहाँ 14 होता या उससे ज़्यादा होता तब तो स्टेबल होता, लेकिन यहाँ आधे से कम अनस्टेबल, फिर से ये ब्रेक होगा। काय में ब्रेक होगा? काय में ब्रेक होगा? अरे एक काम कर लो, 6 ले लो कार्बन, यहाँ 13 ले लो, और बैलेंस करने के लिए पॉजिट्रॉन निकाल दो, 1 बीटा 0। देखो ये 13 और ये 7, और जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा भैया न्यूट्रिनो निकलेगा और एनर्जी भी निकलेगी। एग्री? एनर्जी। ठीक। अब बहुत ज्यादा बल्क में क्या है? हाइड्रोजन। फिर ये लिया 6, फिर से 1H1 से क्रिया किया। ठीक है, अब क्या बना? 6 और 1 फिर से वही 7। अब ये क्या आया? नाइट्रोजन। ये क्या था? स्टेबल। फिर से क्या निकली? एनर्जी। ठीक। अच्छा, फिर फर्दर आगे बढ़ जाओ। हमको तो वो रिएक्शंस बनानी है जहां पे, अरे भाई 4 टाइम्स 1H1 और वो किसके इक्वल आ रहे थे? तो 2He4 के। ठीक, तो देखो फिर बढ़ जाओ, 7 नाइट्रोजन 14, 1H1। बताओ 7 और 1 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो ये लिया, और लेकिन यहां कितना हुआ? 15। ठीक है, देख के बताओ, 8 दूनी 16 स्टेबल होता, लेकिन क्या यहां 16 है? नहीं है। तो फिर से ब्रेक होगा, 8O15। किस में? इसमें एक कम वाला ले लो, 7, और यहां ले लो क्या? 8 ही ले लो यार। 7 लो, 7 नाइट्रोजन 14, और यहां अगर देखो, 7 से हुआ 8। ठीक, मुझे काटने भी है ना आगे। देखो, एक तो ये बन गया, 2 ये बन गया, 3 ये बन गया, फर्दर एक और मैं बनाऊंगा। 8 था ये, तो एक काम करो 8 ही रहने दो। हम्म लेकिन ये तो डिसइंटीग्रेट होगा ना, क्योंकि अनस्टेबल है। एक मिनट चेक कर लूं। हम्म ये 8O15 आया, इससे बना 7 नाइट्रोजन 15 ना, ये चेंज नहीं कर रहे, 15। देखो यहाँ आ जाएगा 1 बीटा 0, और अगर ये पॉजिट्रॉन है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फिर न्यूट्रिनो, और फिर से एनर्जी। ठीक, फिर से ये आया 7 नाइट्रोजन 15, किससे कंबाइन किया? 1H1। 7 और ये कितना हो गया? 8। सॉरी ना, अब तो हीलियम बनाना है ना। देखो, एक ये हो गया, 2 ये, 3 ये, 4 ये, और यहां पूरे आउटपुट में कहीं भी हीलियम नहीं मिल रहा। तो क्या करोगे? 6C12, है ना? ये 8 था ना, तो 6 तो ले लिया। यहाँ कितना? 2He,
15 और 1 16, 12 चला गया तो 2He4 और फिर क्या मिल गई एनर। बात समझ में आई। अब काटना चाहो काट लो। देखो ये था इससे, ये था इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। ठीक है, अब बताओ ये फर्दर इससे। देखो साइकिल जो थी वो तो मिल गई, लगातार कार्बन कंबाइंड हुआ हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, अनस्टेबल था, स्टेबल बना, ऐसा कुछ होते होते 1 2 3 4 तो मिला क्या 4 टाइम्स 1H1। और ये मुझे क्या देगा अल्टीमेटली, तो देखो बीटा नोट 1 2 बीटा नोट। देखो यहां से पहला तो मिला मुझे 2He प्लस के 2 1B0 प्लस 24.7 MeV एनर्जी मिलती है। अगर ये भी डिसोसिएटेड हो जाए, इसी से कंबाइन कर लें, तो यहाँ से भी 2 MeV की एनर्जी मिलती है। तो जो अल्टीमेटली मुझे मिलेगी वो 26.7 MeV मिलती। ठीक है, तो एक साइकिल ये थी, ये किसको दर्शा रही थी कि हाइड्रोजन जो है जो 90% है और जो कार्बन है वो बहुत माइन्यूट है ना, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कितने हैं 10%। तो कार्बन कैटलिस्ट का यूज करके हमको इनॉर्मस एनर्जी दे रहा है और वो एनर्जी यहाँ पर ये। ठीक है, ठीक। अब देखो वेल डिफाइंड ही यही है कि भाई कार्बन कम है, तो अल्टीमेटली इसको फर्दर हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। तो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति ने जो साइंस के क्षेत्र में ही स्टडी कर रहे होंगे, उन्होंने एक दूसरी साइकिल दे दी जिसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या होता है प्रोटॉन साइकिल। किसके लिए, इनॉर्मस एनर्जी ऑफ सन, है ना, सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो रही, तो लगातार कुछ प्रोसेस हो रही। उसी प्रोसेस में इन्होंने कहा 1H1 प्रोटियम कंबाइन करेगा 1H1, ये क्या बनेगा। ठीक है, फिर से इन्होंने ले लिया ये, इधर इन्होंने बनाया क्या 1H2, ऐसे बनाया प्रोटियम ड्यूटीरियम में 1H1, ये बनाया 1H2। अब देखो 2 तो ये चला गया, लेकिन यहाँ बीटा ये 0 है। ठीक है, देख लो जरा। ठीक है, और ये क्या बनना न्यूट्रिनो, क्योंकि बीटा के साथ हमेशा क्या आएगा न्यूट्रिनो। ठीक, फिर से वही 1 बीटा 0 और न्यूट्रिनो। 1 मिनट होल्ड करना, चेंज कर लूँ मैं सेल के भी बड़े। हाँ तो देखो ये है, ये न्यूट्रिनो ऐसे बना, ये एक और न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो। ठीक, अच्छा 2 बार ये हो गया। अब देखो ये कंबाइंड हो गए, तो देखो 1H2 1H2। ठीक, और देखो ये 1H2 होके क्या बनाएंगे, देखो 2He3। ठीक है, ये 2 गया तो यहाँ आया 0 and 1। ठीक है, 2He3। ठीक है, रुको, ये तो हो गया ना। 1 मिनट रुकना, यहाँ पर जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन है वो क्या आएगी 2He3 2He3, और दूसरे में भी कुछ यही लेगा। हाँ 1H2 1H1 से रिएक्ट करेगा, और फिर यहाँ 1H2 जो मिला था ना, उसने 1H1 से रिएक्ट किया और क्या मिला 2He3। एग्री, और ये जो 2He3 थी ना, हाँ अब ये जो मिला 2He3, ये फर्दर कंबाइंड किससे हुई 2He3 से, और इसने जो बनाया वो क्या बनाया 2He4 2He4,
यहाँ ये टाइम्स नहीं है, ठीक है, ये है 2He4 प्लस। अब कन्वर्ट कर लो, देखो दो तो ये गए ना, दो दो, कितना बना 1H1 और 1H1, 1H1 और 1H1, ठीक। तो ये पूरी साइकिल थी और इसमें यूज ही किसका हो रहा है, केवल हाइड्रोजन जो 90% या एबव है, किस में, एटमॉस्फेयर में। किसके, एटमॉस्फेयर तो गलत होगा कहना, सूर्य में उपस्थित है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। किस अवस्था में, तो प्लाज्मा अवस्था बनानी पड़ेगी, होगी ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये फर्दर कंबाइंड होते रहेंगे और ये चीज़ बनाते रहेंगे। ये जो हमने ली है ये तो केवल 4 के लिए ली, देखो ये जो फर्दर है ना, 1 2 1 2 ऐसे कटते जाएंगे, ये इससे, ये इससे, ठीक ना। तो देखो 1 2 3 4, ठीक, फिर से वही मिल गया 4 टाइम्स 1H1 और इधर की ओर क्या मिला 2He4, वही 2 1 बीटा 0 और फिर से वही एनर्जी मिलेगी ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो ये जो रिएक्शन है इसमें केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन यूज होके फर्दर चेंज होके और क्या ले रहा है ये, इस वजह से इस साइकिल को पिछली वाली साइकिल से क्या माना गया, अच्छा, ठीक है। ठीक, तो सन की जो इनॉर्मस एनर्जी है वो कार्बन हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन एज अ कैटलिस्ट यूज, और यहां पर केवल और केवल क्या, हाइड्रोजन, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटियम ड्यूटीरियम में, और फिर ड्यूटीरियम फिर से प्रोटियम से संयोग करके अनस्टेबल बना रहा था हीलियम 3, और वो हीलियम 3 जब दो कंबाइंड हो रहे थे तो क्या बना रहे थे 2He4 और साथ में दे रहे थे क्या, एनर्जी, जो रिस्पॉन्सिबल है सन की एनर्जी के लिए, ठीक है। बात समझ में आई, अच्छा। ये तो थी नॉर्मल कंडीशन। हमने जो या अदर कंट्रीज जो भी डेवलप्ड हैं उन्होंने भविष्य में अपने को सुरक्षित करने के लिए जो एटम बनाया है, जो बनाए है ना, क्या, हाइड्रोजन बम, तो वो पहला किस सिद्धांत पर आधारित है, आप कहोगे न्यूक्लियर, क्या कहोगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। अब उसमें देखो बेसिकली होता क्या है, आप कहोगे ये इनिशियल या अंदर जो है वो क्या होता है 92 यूरेनियम 235, ठीक। और देखो जो चारों ओर, यहाँ इसके चारों ओर जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं लिथियम हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। और इसका आकार हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, जितना बड़ा मुझे बॉम्ब चाहिए उतना हम बड़ा आकार ले लेंगे, किसका, लिथियम हाइड्राइड का। अच्छा, क्या ये मुझे मिलना आसानी है, तो आप कहोगे सर जो समुद्र का जल होता है उसमें जो जैसे सामान्य जल होता है वैसे ही क्या होता है, भारी जल, क्या होता है, भारी जल। तो भारी जल की जो अवेलेबिलिटी है समुद्र में वो बहुत ज़्यादा है, और चूंकि हमारा जो देश है वो तीन ओर से समुद्र से ही तो घिरा है, घेरा, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। और इसको भरने के बाद बाहरी जो आवरण है उस पर भी क्या ले लेते हैं, यूरेनियम 235, ठीक है। जबकि हम विखंडन में जो यूज करते थे वो क्रिटिकल टेम्परेचर लेते थे, सॉरी क्रिटिकल मास लेते थे ना, इससे कम मास में न्यूक्लियर फिशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्रिटिकल मास वाली चीज तो लगा नहीं रहे, तो यहां पर कितना भी बड़ा आकार हम हाइड्रोजन बम का ले सकते हैं, पहली बात। अब जब हमको इसको कहीं यूज करना होगा तो पहले यहां पर एनर्जी के थ्रू इसको तोड़ेंगे और यहां पर एनर्जी के थ्रू इसको देख ब्रेक करेंगे। तो मुझे बताओ जो बीच में है वो क्या है, लिथियम हाइड्राइड, और बेसिकली वहां है क्या, हल्के नाभिक, और उन नाभिकों को एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर यहां से धकेलेगा और एक हाइड्रोजन, सॉरी, हाई टेम्परेचर और प्रेशर यहां से धकेलेगा। तो तुम मुझे बताओ
जब इस मटेरियल पर, लिथियम हाइड्राइड पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो बताओ नाभिक क्या आएंगे, पास। और नाभिक पास आने की वजह से ही फ्यूज़न की रिएक्शन होगी और उससे बहुत प्रचंड एनर्जी हमको मिलेगी। बात समझ में आई? तो ये था हम लोग का क्या, न्यूक्लियर एनर्जी में हाइड्रोजन बम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो हम अच्छाई और विध्वंस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब बताओ हमको बेनिफिशियल क्या है, परमाणु बम या हाइड्रोजन बम? आप कहोगे क्रिटिकल मास वाली जो चीज है ना, वो मास वाली चीज कहाँ आती है, न्यूक्लियर फिशन में। लेकिन यहाँ पर मास का तो कोई चीज है नहीं। और मुझे आप बताओ, यहाँ हम संलयन करा रहे हैं और बताओ संलयन में क्या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता था, मिलता था? नहीं मिलता था। जबकि न्यूक्लियर फिशन में मिलता था। यही तो वो कहानी थी कि 9 अगस्त और 6 अगस्त, याद आ रहा? ये 6 और ये 9, 1945, वर्ल्ड वार सेकेंड, जापान का हिरोशिमा पूरी तरह से तबाह। लेकिन आज भी तो वहाँ पे कुछ क्रिटिकलिटीज हैं। उनका जो रीज़न है वो यही है कि विखंडन हुआ था, यूरेनियम टूटा था क्रिप्टॉन और बेरियम में, और वो फर्दर स्टेबल होने के लिए अलग अलग टाइप से रेज को निकाल रहे थे। और रेज को निकालने मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, उसकी रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना हो रही, और वो क्या है शरीर के लिए घातक। ठीक है, इस वजह से हम फिजन और फ्यूजन दोनों में किसका यूज करेंगे? ठीक है, चलो। तो ये तो था हम लोग का न्यूक्लियर वाला। अब देखो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ये मैं इसका आपको मेथड बता देता हूं। देखो आप पहले इतना समझो कि फैक्टर एक्टर है, जैसे आप समझो या इसी से समझ लो। देखो वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, देखो ये चीज तो समझ में आ गई ना आपको, फ्यूजन वाली। अब देखो वो कह रहा है सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल इज फर्स्ट एल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1, और ये कितना है 350 नैनोमीटर। मतलब कोई सरफेस था उस पर मैंने लाइट गिराई, उसकी वेवलेंथ 350 नैनोमीटर थी। अब बाई लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 बराबर 540, अगर मैंने 540 नैनोमीटर की गिराई तो पाया गया, इट इज फाउंड दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इन द टू केसेस डिफर बाई फैक्टर 2। ठीक, अब मुझे बताओ आप जो फोटोन की एनर्जी दोगे क्या वो एच न्यू के रूप में नहीं दोगे? और इसी को क्या मैं एच सी अपॉन लैम्डा नहीं लिखता हूं? लिखता हूं। तो बताओ जिसका लैम्डा कम उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। यहाँ लैम्डा 350 है और यहाँ लैम्डा 540 है, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी। कम किसकी होगी? इसकी। तो वही कह रहा है कितना डिफरेंस रखते हैं स्पीड में, तो कितना? 2। अब वो कह रहा है वर्क फंक्शन आप बता दो। ठीक है, बताओ हम इसको कैसे इनिशिएट करें? देखो आप कहोगे एनर्जी आएगी फोटोन की, वर्क फंक्शन के रूप में यूज होगी, और काइनेटिक एनर्जी के रूप में भागेगा इलेक्ट्रॉन। यही तो है। अच्छा, अब अगर ऐसा है और काइनेटिक एनर्जी एनर्जी कुछ 2 टाइम्स 3 टाइम्स दी थी, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूं या मत लिखो? अभी इसके थ्रू पहले निकालो एच सी अपॉन लैम्डा। वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, ये कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर है। अच्छा, दूसरे के लिए बताओ एच सी अपॉन लेमडा, वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, ये क्या है? हाफ एम। मास तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो वेलोसिटी है ना, देखो इसका
लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम, और इसका लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब जो वेलोसिटी टू फैक्टर में है ना, वो यहां v की जगह कितना ले लूंगा मैं, 2v। कितना ले लूंगा, 2v, और उसका क्या करूंगा, स्क्वायर। और यहां कितना लूंगा, v, इसका क्या करूंगा, स्क्वायर। समझ में आई बात। हमको फाइंड करना है क्या, वर्क फंक्शन। तो अब आप इसको कहां ले जाना, यहां, ठीक है, या भाग दे लेना, ठीक है। उससे मुझे क्या मिलेगा, वर्क फंक्शन, समझो ना। भाग दोगे तो कट जाएगा ना। देखो, ये एक इक्वेशन आई, ये दूसरी आई। अच्छा तुम मुझे देख के बताओ, हमें वर्क फंक्शन चाहिए, हम क्या इसको हटा सकते हैं। तुम एक काम करना, मुझे वर्क फंक्शन, ये कुछ दिया है, एनर्जी दिया है ना ये, तो मुझे बताओ इस एनर्जी को क्या मैं एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं। तो एच सी को क्या ई लैम्डा लिख दूं, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा जब हम लैम्डा को नैनोमीटर में लेंगे। तो यहां पहले आप कुछ गुणा उणा करके, समझना, इसको काट लेना है। इसको देखो, यहां पर 4 ज्यादा है ना, तो इस इक्वेशन में 4 से गुणा कर लेना, और फिर दोनों को घटाना, तो यहां 4 ओमेगा और यहां ओमेगा, इक्वेशन बन जाएंगी। तो इन इक्वेशन से ओमेगा निकालना, और वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, इसके रिस्पेक्ट में, और उनको बैलेंस कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बढ़े आगे, ठीक है। और क्वेश्चन है नहीं इसमें, ठीक है। बाकी देखो सारे हो गए। लो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप बताओ, कॉमन सेंस, मतलब इस टाइप के भी आ जाते हैं। बताओ, ये एक न्यूक्लियस था, अल्फा कण की बौछार गिरा दी, तो बताओ कौन सा इसमें से संभव नहीं है। न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव, अल्फा कण भी क्या रखते हैं, पॉजिटिव। तो मुझे बताओ पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या कभी भी अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। देखो ये रिपेल कर गया, ये जहां से गया उसी मार्ग में वापस, ये भी देखो रिपेल। लेकिन ये देखो, ये इसकी ओर झुकने का चांसेस क्या है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये पाथ किसी के लिए भी संभव नहीं है, और वो क्या है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर था, एटम एंड न्यूक्लियस, उसके मैक्सिमम पोर्शन को हम लोगों ने कर लिया है कवर। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाना, ग्रुप पे हम भेज देंगे, उन क्वेश्चन को भी कर लेना। ठीक है, तो इस क्लास को रहने देते हैं इतना ही, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में क्या। लास्ट हम लोग का जो चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, पी एन जंक्शन, एन पी जंक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और उसमें भी एक सही बात यह है कि ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक ही हटा दिया, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए तो वो आसान रहता है, लेकिन मेडिकल वालों में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो ट्रांजिस्टर पूरा हटा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अपना जो टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसके आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए। ठीक है।